Hello everyone, welcome back to the physics class. We were doing the concept of center of mass and we have discussed the motion of center of mass. Today we are doing few examples based on motion of center of mass. Okay, so first example is this. For this we should know if there is no external force. Law of conservation of momentum of center of mass already we have discussed. So what is motion of center of mass about? If there is no external force, अगर बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इट मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. सेंटर ऑफ मास जो बॉडी का है, इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इट मीन्स अगर रेस्ट पे है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो रेस्ट पे रहेगा. लेकिन अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है सेंटर ऑफ मास बॉडी का, या बॉडी चल रही है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता ही जाएगा. और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो भी ऐसा ही होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Move with a constant velocity, that is the motion of center of mass. So what we are doing the examples based on motion of center of mass. First example is motion of the fragments after decay of a radioactive nucleus at rest. Motion of fragments मतलब जो उसके टुकड़े हुए आफ्टर decay of radioactive nucleus at rest. Motion of fragments after decay of radioactive nucleus at rest. अगर एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस आपके पास रेस्ट पे है, और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस मान लीजिए हमने ले लिया रेडियम है 228, ये है रेडियम 228, मतलब इसका एटॉमिक मास 228 है. ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है. क्या हुआ इसमें, ये भी रेस्ट पे है, मतलब डीके होने से पहले रेस्ट पे है, तो इसका सेंटर मास भी रेस्ट पे होगा. यहाँ इसका सेंटर मास कहीं है और वो रेस्ट पे है. लेकिन आफ्टर डीके, जैसे ही डीके हुआ, मतलब ये ब्रेक डाउन हुआ, ये दो पीसेस में टूट गया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू रेडॉन एंड हीलियम, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रेडॉन. एक तो बना इसका पार्ट रेडॉन Rn, और एक बन गया हीलियम. हीलियम पार्टिकल आगे चला गया. तो जो इसके पार्ट्स हैं वो कैसे जाएंगे, वो ऐसे मूव करेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे रहे. सेंटर मास रेस्ट पे रहे कैसे, देखो इसका सेंटर मास रेस्ट पे था तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 था, क्योंकि कुछ मास है लेकिन वेलोसिटी 0, तो लीनियर मोमेंटम 0. एंड बट आफ्टर द डीके हीलियम पार्टिकल चल रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो इसका मास भी है, वेलोसिटी भी होगी, इसका कुछ मोमेंटम होगा. अब इसका मोमेंटम मान लो इधर पॉजिटिव में है, नेट मोमेंटम 0 रहना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी. जो डीके हुआ है किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, और इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी लीनियर मोमेंटम बॉडी का चेंज नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व्ड, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए. अब इसका नेट मोमेंटम कितना था पहले, 0. इसका नेट मोमेंटम आ गया मान लीजिए 4 प्लस में. तो कोई जो दूसरा पार्टिकल है, जो उसका दूसरा पार्ट हुआ, वो कैसे चलना चाहिए, वो चलना ऐसे चाहिए कि उसका लीनियर मोमेंटम -4 हो, ताकि नेट मोमेंटम फिर से क्या आ जाए, 0. नेट मोमेंटम अगर फिर से क्या आ जाना चाहिए, 0. तो नेट मोमेंटम 0 कब आएगा, देखो हम इधर P4 है तो इसको अपोजिट में चलना पड़ेगा, दैट इज -4 इसका मोमेंटम हो, तो नेट मोमेंटम इसका क्या बनेगा, 0. अब यहाँ पे था मान लो ये पार्टिकल पहले, अब भी यहीं पे सेंटर मास यहीं रहेगा. सेंटर मास हमेशा हैवियर बॉडी की तरफ होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने. अगर दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है,
तो जो दोनों का सेंटर होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर ये दोनों का मास सेम हो तो सेंटर में होता है सेंटर मास। लेकिन अगर दोनों का मास सेम नहीं है, एक हैवियर और एक लाइटर बॉडी है, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे नहीं मिलता, वो हमेशा हैवियर बॉडी के क्लोज होगा। तो ये हैवियर बॉडी के क्लोज मिला। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए इसका मोमेंटम है कि इसका मास है 1, तो वेलोसिटी होगी 4। 1 मास वाले को 4 से चलना पड़ा, लाइटर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हैवियर की वेलोसिटी कम होगी, तो ये 4। इधर इसका मास 2 है तो वेलोसिटी भी कम होगी ना, मास अगर ज़्यादा हो तो वेलोसिटी कम, तो इधर 4 चल रहा है, इधर ये अपोजिट डायरेक्शन में -4 से चलेगा, तो मोमेंटम इसका 0 बनेगा। बिकॉज क्यों यहाँ मोमेंटम 0 रहा, ताकि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के कभी भी लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। सो इट मीन्स यहाँ क्या क्लियर हुआ कि सेंटर ऑफ मास बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करता, सेंटर ऑफ मास बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करेगा। ओके, दिस इज लीनियर मोमेंटम इनिशियल 0, इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेक डाउन होता है, एक्सटर्नल लगी नहीं, तो इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए, लेकिन टूटने के बाद हीलियम पार्टिकल आगे जा रहा है, तो इसको मोमेंटम को कैंसिल करने वाला दूसरा पार्टिकल भी तो होना चाहिए, तो दूसरा पार्टिकल इसके मोमेंटम को कैंसिल कर रहा है, -4 + 4, नेट मोमेंटम विल बी 0. So this is the first example in which center of mass will remains at rest if before the decay it was at rest and there is no external force. Now we are doing the second example, the motion of fragments of cracker after explosion in mid-air. Second है the motion of fragments of cracker, motion of fragments of cracker after explosion in mid air. अगर बीच हवा में कोई भी एक क्रैकर है, वो एकदम से ब्लास्ट होता है, तो उसके मोशन को डिस्कस करते हैं। अब ब्लास्ट होगा वो अंदर से उसका जो बारूद होता है, बारूद फोर्स लगाता है और उसकी वजह से ब्लास्ट होगा, तो कौन सी फोर्स हुई हो, दिस इज इंटरनल फोर्स। फोर्स कौन सी हुई, इंटरनल फोर्स की वजह से वो ब्रेकडाउन हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हुआ। तो इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेकडाउन हो तो क्या होता है, इट मीन्स मोमेंट लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बिफोर, अगर एक क्रैकर ऐसे जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट को हमने छोड़ा, यहाँ गया, यहाँ जाके वो ब्लास्ट हो गया, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन ये था ना बिफोर, तो अब एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है। इट मीन्स अगर इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेकडाउन होगा तो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम या उसका जो पाथ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो पाथ सेम रहेगा। तो इट मीन्स एक फ्रैगमेंट मान लो इधर गया, एक फ्रैगमेंट इधर गया, लेकिन जो पाथ है सेंटर ऑफ मास का वो सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, और जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंटम जो कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड रहने का मतलब मास सेम और वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम का मतलब स्पीड सेम और डायरेक्शन भी सेम, स्पीड सेम और डायरेक्शन भी सेम। इट मीन्स जो फ्रैगमेंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो वो ऐसे जाएंगे कि टोटल जो मोमेंटम है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, सेंटर ऑफ मास पे कोई भी फर्क ना आए। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Now we are finding the center of mass of some rigid bodies. Rigid body, if suppose if there is uniform rod, if there is, first part is uniform rod. What is the meaning of uniform rod? कि एक rod है जिसका हर पॉइंट पे जो मास है that will remains constant, मास चेंज नहीं होगा। तो एक रॉड है जिसकी थिकनेस हर जगह बराबर होनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास रेगुलर अगर बॉडी होगी, मतलब प्रॉपर शेप की अगर बॉडी होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, जो उसका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सेंटर बनता है वही उसका सेंटर ऑफ मास बनेगा। अब इस रॉड का ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सेंटर ये बनता है, तो मिडल ऑफ द रॉड, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। नाउ सेकेंड, इफ देयर इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन, और अगर रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल में जो उनके डायगोनल्स का क्रॉस सेक्शन होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास।
दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है, अगर रेक्टेंगल का सेंटर ढूंढे तो जो डायगोनल का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा दैट इज सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, स्क्वायर। स्क्वायर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डायगोनल्स का दैट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ सर्कल। सर्कल ज्योमेट्रिकल शेप होती है एक प्रॉपर, तो जो उसका सेंटर होगा, एक सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। एक रिंग की शेप में हो, सर्कल हो, डिस्क हो, तो उनका सेंटर मास जो उनका सेंटर होगा वही बनेगा। एंड व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ ट्राइंगल। इफ देयर इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं, ये मीडियंस जो होते हैं, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास। Centroid of a triangle is the center of a mass. And what about a sphere? अगर एक sphere हो जैसे फुटबॉल होती है, उसका जो सेंटर होगा वही बनेगा। And what about if there is a cylinder? अगर एक cylindrical shape हो, if there is a cylindrical shape, तो जो उसकी एक्सिस होगी this is the central axis. This is the central axis. एक्सिस का जो मिडल पॉइंट होगा that is center of mass. एक्सिस का जो मिडल पॉइंट होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर सिलेंडर की अगर हम शेप की बात करें तो अगर पिरामिड होगा, पिरामिड शेप हो तो जैसे पिरामिडिकल शेप ये अगर बने, ये इसका वर्टेक्स होता है ऊपर। ओके, ये कॉन की जो शेप होती है जैसे पिरामिड, तो इसका ये बेस का सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है ना उसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे इक्वल। एक हिस्सा नीचे रह जाएगा, 3 हिस्से ऊपर आ जाएंगे। मतलब ऊपर से 3/4 आपने देखना है, 3/4 पार्ट ऊपर और 1/4 कहाँ रहना चाहिए, नीचे। बेस से 1/4 अगर आप मान लो टोटल 12 सेंटीमीटर की है, तो 3 सेंटीमीटर नीचे और 9 सेंटीमीटर ऊपर जहां वो पॉइंट बनेगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। दैट विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन और pyramid. Okay, so this was the center of mass of some rigid bodies. So this was all about the today's concept. Prepare notes, do practice and send pics to my personal WhatsApp wall. Till then, thanks and have a nice day.